Good morning students. In today's lecture we will see laws of vibrating string. देखिए लास्ट लेक्चर हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था. लेट द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is stretched between P and Q rigid supports by stretching it. Okay. एंड डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग हमने डिस्कस किए थे. उसमें जो सबसे पहला था फर्स्ट मोड फंडामेंटल मोड, तो वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी में ऑब्टेन होगी दैट इज़ नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग. ओके, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था यहाँ पर, दैट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ vibrations in a string is given by n is equal to 1 upon 2l root t by m. ये है ना फार्मूला. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड दिस गिव्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग. तो यहाँ पर n का मतलब होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. What is T? T is the tension produced in the string. स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस होता है दैट इज T, कैपिटल T. एंड M का मतलब होता है लीनियर डेंसिटी. ओके, so linear density M is equal to mass per unit length. ये इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट. एंड इट इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट द स्ट्रिंग बिकॉज स्ट्रिंग इज यूनिफॉर्म. ओके, मास पर यूनिट लेंथ ये इसका फॉर्मूला है, लीनियर डेंसिटी. सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन द स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स. नंबर 1 L मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. L का मतलब यहाँ पर क्या होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, दैट इज लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. ओके, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन T, कैपिटल T, टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज लीनियर डेंसिटी. तो इससे हम 3 लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग एस्टेब्लिश कर सकते हैं. देखिए नंबर 1 यहाँ पर लिखते हैं. नंबर 1 लॉ ऑफ लेंथ. दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, लॉ ऑफ लेंथ. नो, अब इसमें क्या कर रहे हैं देखिए, फ्रॉम द इक्वेशन अगर हम T और M कांस्टेंट रखते हैं तो क्या होगा, देखिए दैट इफ T एंड M आर केप्ट कांस्टेंट. ओके, अगर टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ दैट इज लीनियर डेंसिटी, अगर ये कांस्टेंट रखते हैं स्टूडेंट्स हम, तो n और L के बीच रिलेशन क्या होगा, देयरफॉर n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग एंड दिस इज नोन एज लॉ ऑफ लेंथ. देखिए इससे स्टेटमेंट क्या बनेगा यहाँ पर, दैट द fundamental frequency of vibrating string is inversely proportional to the length of vibrating string when tension in string and linear density are kept constant. तो इस तरह का ये फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ लेंथ. देखिए इफ टी एंड एम आर केप्ट कांस्टेंट, देखिए इस फॉर्मूले में
टी और एम अगर कांस्टेंट रखते, मतलब टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग इफ इट रिमेन्स सेम, मास पर यूनिट लेंथ दैट इज लीनियर डेंसिटी ऑफ द वायर और स्ट्रिंग इट इज़ ऑल्सो केप्ट कांस्टेंट, तब एन और यल के बीच ये रिलेशन होगा, एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यल, दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग is inversely proportional to the length of vibrating string when tension T and linear density are kept constant। यही वर्डिंग में लिखा है यहाँ पर। सो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ लेंथ। देखिए n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L या फिर n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L, देयरफॉर इसका मतलब क्या होता है, n इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय L। ओके, अब ये कांस्टेंट कौन सा होगा, 1/√T/m, ये कांस्टेंट होगा ना, यस। तो अगर यल इधर लाते हैं, यन यल इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, इसका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा जब तक टेंशन और लीनियर डेंसिटी ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज केप्ट कांस्टेंट। इसका मतलब इसमें डिफरेंट कंडीशंस क्या होंगे, देयरफॉर n1 इज इक्वल टू n2 is equal to dash dash n3 is equal to n4 it is equal to constant। ये कांस्टेंट होगा स्टूडेंट। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए अगर पहले दो टर्म्स हम कंपेयर करते तो इक्वेशन क्या होगा यहाँ पर, n1/n2 इज इक्वल टू L2/L1, ये कंपेरेटिव फार्मूला हो सकता है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 2, लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ टेंशन, ये सेकंड लॉ होगा। अब लॉ ऑफ टेंशन मतलब क्या होगा, देखिए कि हमें n और t टेंशन के बीच रिलेशन निकालना है, तो इसलिए हमें लीनियर डेंसिटी दैट इज स्मॉल m एंड लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग L, ये दोनों कांस्टेंट रखने होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, इफ m एंड L आर केप्ट कांस्टेंट, तो देयरफॉर क्या होगा, फिर देखिए L और m हमने कांस्टेंट रखा है, तो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये स्टेटमेंट होगा स्टूडेंट, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ टेंशन। अब इसको वर्डिंग में कैसे लिखेंगे हम, दैट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग is directly proportional to the square root of tension produced in the string when linear density and length of the vibrating string are kept constant। तो यही वर्डिंग में होगा ना स्टेटमेंट। देखिए, the fundamental frequency of vibrating string is directly proportional to the square root of tension in string, directly proportional to the square root of tension in the string when length of vibrating string and linear density are kept constant। तो ये वर्डिंग में स्टेटमेंट होगा स्टूडेंट। ओके, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर कि n इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ t, देयरफॉर n अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग इज ऑलवेज कांस्टेंट इफ मास पर यूनिट लेंथ दैट इज लीनियर डेंसिटी एंड लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग आर केप्ट कांस्टेंट। तो यहाँ पर कंपेरेटिव फार्मूला क्या होगा फिर, देयरफॉर n1/√T1 इज इक्वल टू n2/√T2 इज इक्वल टू डैश डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट।
ओके, तो इस तरह से ये दो लॉज हमने यहाँ पर डिस्कस किए, लॉ ऑफ लेंथ एंड लॉ ऑफ टेंशन। अब देखिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स, यल, टी एंड यम। तो लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन, ये दो लॉज हमने डिस्कस किए। नाउ यहाँ पर थर्ड फैक्टर कौन सा है, लीनियर डेंसिटी। तो थर्ड लॉ यहाँ पर देखिए, नंबर 3, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। ओके, तो देखिए अब लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी क्या होगा, लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग अगर कांस्टेंट रखते हैं हम स्टूडेंट यहाँ पर, तो यन और यम के बीच रिलेशन क्या होगा, यन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ यम। दैट मीन्स देखिए कि इफ टी एंड यल आर kept constant, okay, तो therefore n inversely proportional to square root of linear density। तो ये रिलेशन यहाँ पर आ गया ना। तो फिर वर्डिंग में हम इस लॉ को किस तरह से लिख सकते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ओके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ linear density when tension in the string and length of the vibrating string are kept constant। तो स्टेटमेंट क्लियर हो रहा है ना आपको, मतलब देखिए लॉ ऑफ लेंथ का स्टेटमेंट इस तरह से लिखा हमने, इसमें टी और यम कांस्टेंट रखना है, तो यन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यल, यन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यल। अब लॉ ऑफ टेंशन में क्या करना है कि यल और यम कांस्टेंट रखने हैं, देयरफॉर यन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। यहाँ पर हमने टी और यल कांस्टेंट रखा है, इसका मतलब यन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट यम। तो वर्डिंग में स्टेटमेंट क्या होगा, ध्यान दीजिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी व्हेन टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग आर केप्ट कांस्टेंट। तो इस तरह से इसका स्टेटमेंट होगा वर्डिंग में। ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर यन इज इक्वल टू constant divided by root m। therefore अगर ये दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं हम, n रूट m इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग एंड स्क्वायर रूट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ दैट इज लीनियर डेंसिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। therefore n1 रूट m1 is equal to n2 root m2 okay is equal to constant, it is equal to constant right। अब स्मॉल m का मतलब क्या होता है, स्मॉल m मतलब मास पर यूनिट लेंथ है ना, लीनियर डेंसिटी दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। ओके, देखिए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग जो होती है इट इज़ ऑफ सिलेंड्रिकल टाइप, तो इस तरह से ये सिलेंड्रिकल टाइप होती है स्टूडेंट, ये सिलेंड्रिकल टाइप होती है इस तरह से। ओके, तो अगर इसका क्रॉस सेक्शन हम कहीं पर भी लेते हैं तो ये सर्कुलर पार्ट होगा। ओके, लेट इट हैज़ रेडियस आर बिकॉज एनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज ऑफ सिलेंड्रिकल टाइप। तो अगर उसका क्रॉस सेक्शन हम लेते हैं तो यहाँ पर सर्कुलर पोर्शन होगा। अगर इसकी रेडियस है आर, रेडियस है आर, ओके, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, और वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज सपोज यल। ओके, तो यहाँ पर मास को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जनरल फार्मूला क्या है यहाँ पर, देखिए डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, ये वायर या फिर स्ट्रिंग जिस मटेरियल से बनी उस मटेरियल का डेंसिटी अगर यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। देयरफॉर मास के लिए फॉर्मूला क्या होगा, मास, ओके, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू, अब सिलेंड्रिकल स्ट्रिंग का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ओके, ए इनटू इट्स लेंथ यल, दैट इज रो
इंटू पाई आर स्क्वेयर इंटू यल। तो ये होगा स्टूडेंट मास ऑफ दैट वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। नो देखिए अब यम इज इक्वल टू मास की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर अब रो पाई आर स्क्वेयर यल डिवाइडेड बाय लेंथ यल। देखिए फिर से यम का मतलब लीनियर डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। ओके, इट इज इक्वल टू, अब मास को हमने लिखा है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किस तरह की होती है? सिलेंड्रिकल। ओके, तो क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वेयर इनटू इट्स लेंथ यल। तो दिस गिव्स द मास ऑफ द string, where rho is density of the material from which the string is made upon length L. Now L get cancelled, it is equal to rho pi r square. Okay, अब देखिए ये फॉर्मूला क्या होगा अब n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m मतलब मास पर यूनिट लेंथ, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं रो पाई आर स्क्वेयर। Therefore n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब रूट के अंदर आर स्क्वेयर है तो बाहर आर निकलेगा। ओके, रूट रो पाई, ये फॉर्मूला तैयार होगा स्टूडेंट। मतलब एक तो लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी हो गया कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी। नाउ यहाँ से और दो स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। दो स्टेटमेंट क्या होंगे यहाँ पर? देखिए अगर हम वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग एक ही प्रकार की लेते हैं, मतलब सपोज कॉपर की स्ट्रिंग होगी, कॉपर की वायर होती है, तो कॉपर की डेंसिटी सेम रहेगी अगर उसकी लेंथ हम चेंज करते हैं या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर देते हैं, है ना, थिन वायर थिक वायर, तो रेडियस चेंज हो जाएगी लेकिन मटेरियल एक ही है। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अगर रो कांस्टेंट रखते हैं तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ये आ जाएगा स्टेटमेंट। ओके, तो इसमें फर्स्ट पॉसिबिलिटी देखिए, इफ material of wire or string is kept constant, तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या होगा, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो ये स्टेटमेंट होगा स्टूडेंट, राइट, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। व्हाट इज r? r इज द रेडियस ऑफ स्ट्रिंग, बिकॉज इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर होगा तो उसकी रेडियस r होगी। ओके, तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो स्टेटमेंट क्या होगा वर्डिंग में, ध्यान से सुनिए, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इफ द मटेरियल रिमेन्स सेम। ओके, मटेरियल अगर सेम रहता है तो इसका मतलब डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, ये एक पॉसिबिलिटी है। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, अब देखिए कि अगर हम थिकनेस ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग सेम रखते हैं, मतलब रेडियस सेम रखते हैं, लेकिन मटेरियल चेंज करेंगे, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, आयरन वायर। ओके, तो इस तरह से अगर मटेरियल चेंज करते हैं तो डेंसिटी चेंज होगी, लेकिन थिकनेस अगर सेम रखते हैं वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की तो रेडियस सेम रहेगी ना। तो ऐसे कंडीशन में देखिए, इफ थिकनेस और रेडियस ऑफ स्ट्रिंग is kept constant, ओके, एंड मटेरियल अगर चेंज कर देते मतलब डेंसिटी चेंज हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में ये स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच द स्ट्रिंग इज मेड, बिकॉज r कांस्टेंट रखा है हमने, तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रो। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या होगा स्टूडेंट सब, कि फ्रीक्वेंसी दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच द स्ट्रिंग इज मेड व्हेन इट्स रेडियस ऑफ स्ट्रिंग इज केप्ट कांस्टेंट। ओके, नाउ ये स्टेटमेंट करते समय और एक ध्यान देना चाहिए कि टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग भी यहाँ पर कांस्टेंट रखनी होगी। ओके, तो इस तरह से ये तीन लॉज यहाँ पर हमने डिस्कस किए, बेसिकली लॉज ऑफ लेंथ, सेकंड लॉ ऑफ टेंशन एंड लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। अब लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी के अंदर और दो स्टेटमेंट्स हमने डिस्कस किए, दैट इज फ्रीक्वेंसी
is inversely proportional to radius of the string and frequency is inversely proportional to square root of density of the material from which the string is made. Okay स्टूडेंट्स, चलिए एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर. What should be the tension applied to a wire of length 0.8 meter and mass 5 gram if it is to vibrate with fundamental frequency of 100 Hz. देखिए न्यूमेरिकल में गिवन डाटा क्या क्या दिया है. लेंथ ऑफ द वायर कितनी है, L 0.8 मीटर. मास ऑफ द वायर, मास ऑफ द वायर इट इज़ गिवन 5 ग्राम. ओके, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे हम. 5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम है ना. 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम. सो 1 ग्राम मतलब 1/1000 दैट इज 10⁻³ किलोग्राम. उसके बाद इफ़ इट इज़ टू वाइब्रेट विथ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी डिनोटेड बाय n, इट इज़ 100 हर्ट्स. 100 हर्ट्स मतलब 10⁻² हर्ट्स. इस तरह से भी हम लिख सकते हैं. ओके, अब यही फार्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना है स्टूडेंट. n इज इक्वल टू 1/2L√T/m. अब L यहाँ पर दिया है, L 0.8 मीटर, n 100 हर्ट्स. ओके, T निकालना है. व्हाट इज m? दैट इज़ लीनियर डेंसिटी, दैट इज़ मास अपॉन लेंथ. तो लीनियर डेंसिटी यहाँ पर नहीं दी है तो हमें निकालनी होगी. देखिए स्मॉल m की वैल्यू दैट इज़ लीनियर डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ. तो मास कितने यहाँ पर 5 ग्राम मतलब 5 इंटू 10⁻³ ये हो गया किलोग्राम. एंड लेंथ 0.8. सो दिस इज़, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 इंटू 10⁻³ ओके डिवाइडेड बाय 0.8 को हम 8 इंटू 10⁻⁻1 इस तरह से लिख सकते हैं ना. सो दिस इज़ 5/8 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा, ये 10 का पावर -1 ऊपर आने के बाद +1 होगा. -3 + 1 दैट इज़ -2. ओके, किलोग्राम पर मीटर ये इसका यूनिट होगा स्टूडेंट. मास पर यूनिट लेंथ इसलिए किलोग्राम पर मीटर. ओके, तो लीनियर डेंसिटी यहाँ पर निकल गई. नो, यूजिंग दैट फार्मूला n इज इक्वल टू 1/2L√T/m. हमें t की वैल्यू निकालनी. तो t के लिए पहले इक्वेशन तैयार करना होगा. तो ये स्क्वायर रूट के अंदर है ना, तो अगर हम स्क्वायर लेते हैं दोनों साइड. ओके, देखिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड. तो यहाँ पर क्या होगा, n² इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर 4 L स्क्वायर होगा. ओके, इंटू T/m. तो देयरफॉर t के लिए इक्वेशन क्या होगा, अब देखिए 4 n² L² m, ये फॉर्मूला होगा ना, बराबर है. देखिए t इज इक्वल टू 4L² m, इधर मल्टीप्लाई चला जाएगा तो 4 लिखा है, n² L² m, राइट. तो अब यहाँ पर वैल्यूज़ रखते हैं स्टूडेंट्स हम. t इज इक्वल टू देखिए 4n² L² इंटू, अब स्मॉल m का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ. ओके, मास पर यूनिट लेंथ. देखिए थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं हम इस फार्मूले को. L स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो t के लिए फार्मूला क्या तैयार हो गया फिर, 4n² L इंटू मास, बराबर नहीं, 4n² L इंटू मास. मतलब लीनियर डेंसिटी निकालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ये फार्मूला अगर हम यूज़ करते हैं तो, है ना. तो चलिए वैल्यूज़ रखते हैं अभी इसके अंदर. 4 इंटू n मतलब फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्स. 100 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 10⁻² उसका स्क्वायर, 10⁻² उसका स्क्वायर, इंटू L. व्हाट इज़ L? 0.8. ओके, इंटू मास दैट इज़ 5 ग्राम मतलब 5 इंटू 10⁻³ राइट स्टूडेंट. नाउ t इज इक्वल टू, देखिए 4 इंटू 0.8 कितना होगा, 3.2. यस, 3.2 इंटू दिस 5. ओके, देखिए 4 इंटू 0.8 मतलब 3.2 इंटू 5.
नाउ 10⁻² का फिर से स्क्वायर है, मतलब ये 10⁻² इंटू 2 4 होगा। नाउ 10⁻³ राइट। तो t इज इक्वल टू देखिए 3.2 इंटू 5 इंटू 10⁻+4 और 10⁻³ मतलब 10⁻+1। तो ये होगा स्टूडेंट 3.2 इंटू 10 32 इंटू 5। ओके, तो t इज इक्वल टू 32 इंटू 5 कितना होता है? 5 2 ज़ा 10 कैरी 1। ओके, 5 3 ज़ा 15 15 + 1 16 160 न्यूटन। तो इतना टेंशन होगा उस वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के अंदर। t इज इक्वल टू 160 न्यूटन। राइट स्टूडेंट।